नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में मचे बवाल की, न्यायपालिका की आजादी को लेकर जस्टिस लोकुर के बड़े बयान की, देखेंगे महाराष्ट्र में क्यों दिख रही है एनडीए में टूट, किसान नेता डल्लेवाल को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल के बड़े कदम को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम बीरेंद्र सिंह ने मांगी माफी, मणिपुर हिंसा पर बोले मुझे माफ करें, हमें गलतियों से सीखना होगा। जातीय संघर्ष में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गई जान। वीके सक्सेना के लेटर पर सीएम आतिशी का पलटवार, दिल्ली सीएम बोली एलजी ऑफिस बीजेपी की प्रॉक्सी के रूप में कर रहा काम। एलजी ने केजरीवाल के आतिशी को काम चलाओ सीएम कहने पर जताई थी चिंता। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने बयान को बताया गलत। केरल के सीएम विजयन बोले एकजुट हो जाओ। शेयर बाजार में हुआ मामूली कारोबार, 109 अंकों की गिरावट के साथ 78,139 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में कोई बदलाव नहीं, 23,644 अंकों पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। सियासी दलों की एंट्री के साथ ही अब यह आंदोलन राजनीतिक हो गया है। छात्रों के समर्थन में कांग्रेस और आरजेडी के विधायक राजभवन के घेराव के लिए निकले। वहीं दिल्ली दौरे के बाद से नीतीश कुमार भी बीजेपी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे गरमाई है बिहार की सियासत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं। दिल्ली में उनकी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी, लेकिन वो पीएम और बीजेपी अध्यक्ष से मिले बिना ही बिहार लौट आए। नीतीश जब दिल्ली पहुंचे थे तो उनकी बीजेपी से नाराजगी की खबरें आ रही थी। खास तौर पर सीएम उम्मीदवार को लेकर जो बयान 16 दिसंबर को अमित शाह ने दिया, उस पर बीजेपी हाईकमान का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उससे जेडीयू के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि शाह के बयान से साफ संकेत मिले हैं कि जिस दल के पास ज्यादा सीटें होंगी उसी का सीएम होगा। बीजेपी 2020 की तरह सीएम पद नीतीश को नहीं देगी। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी नेताओं से बिना मिले नीतीश का बिहार लौटना बड़े बदलाव के संकेत है। तो दूसरी तरफ नीतीश को लेकर तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के सुर भी नरम पड़ गए हैं। बीपीएससी को लेकर छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में इंडिया गठबंधन पहले दिन से ही दिख रहा है। लेकिन अब इस मामले में इंडिया के निशाने पर नीतीश की जगह बीजेपी आ गई है और पेपर लीक के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला गया, लेकिन पुलिस ने राजभवन से पहले ही इस मार्च को रोक दिया। लेकिन जब विधायकों की तरफ से पुलिस के रोकने को लेकर सवाल किया गया, तो फिर पुलिस विधायकों को गाड़ियों में बैठाकर राजभवन लेकर पहुंची। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जहानाबाद के घोसी से माले विधायक रामबली यादव ने कहा कि पुराने राज्यपाल विदा हो चुके हैं, नए राज्यपाल ने अभी शपथ ग्रहण नहीं की है, इसलिए हमने प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने भरोसा दिया है कि शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल को सारी बातों की जानकारी देंगे। प्रधान सचिव ने तो सहमति जताई है कि बीपीएससी कैंडिडेट्स की मांग जायज है। इस बीच 14 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भी उम्मीद दिखाई देने लगी है कि उनकी मांग पर सरकार झुकेगी। बिहार में एनडीए चौतरफा घिर गया है। चुनाव से पहले छात्रों का आक्रोश और सहयोगियों की नाराजगी बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की वजह बन सकते हैं। वहीं चिंता देश की न्यायपालिका को लेकर भी जताई जा रही है। न्यायपालिका की आजादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन भीमराव लोकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे लेकर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या कहा पूर्व जस्टिस ने ऐसा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक इंटरव्यू में तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन्होंने न्यायपालिका की आजादी और हिंदू राष्ट्र सहित और भी कई सवालों के जवाब दिए हैं। उनके जवाबों को एक तौर पर मोदी सरकार के लिए बड़ा मैसेज माना जा रहा है। अदालतों की आजादी को लेकर जस्टिस लोकुर ने आज भी न्यायपालिका की आजादी को खतरे में बताया है। उनका कहना है कि 2018 में हमने तब के सीजेआई को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन 7 साल बाद भी चुनौतियां वही की वही हैं। बता दें कि 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जस्टिस कोरियन जोसेफ, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। इसके अलावा इस इंटरव्यू में जस्टिस लोकुर ने पीएम मोदी के तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घरेलू आयोजन में शामिल होने को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं है। हमारे देश में तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है, ऐसे तो समस्या हो जाएगी।
सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर बुलाने लगेंगे। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी जस्टिस लोकुर ने कहा कि हमारे संविधान में साफ लिखा है कि हमारा देश सेक्युलर है। संविधान इस बात को सपोर्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्युलरिज्म संविधान का बुनियादी ढांचा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान बदलना होगा। मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता क्योंकि बहुमत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर आपत्तिजनक टिप्पणी देने सहित और भी तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। जस्टिस लोकुर ने कई अहम मुद्दों पर टिप्पणी की है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी बवाल मच गया है। विधानसभा चुनाव के बाद से एनडीए में खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद से पार्टी अपने सहयोगियों पर दबाव बना रही है और अब बीजेपी ने चुनावी मैदान में अकेले उतरने का फैसला किया है, जिसके बाद से एनडीए में टूट की खबरों को बल मिल गया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र एनडीए में टूट की खबरों के बीच बीजेपी का बड़ा फैसला सामने आया है। खबर है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी अकेले मैदान में उतर सकती है, जिसके बाद इन दावों पर मोहर लग गई है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आगामी निकाय चुनाव में अपने गठबंधन सहयोगी से अलग होकर चुनावी मैदान में दिखाई दे सकती है। आपको बता दें कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में 132 सीटें मिली थी, जिसके बाद से पार्टी का रुख बदला दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बीजेपी ने सहयोगियों को झटका देते हुए सीएम पद पर अपना कब्जा जमाया और अब एक बार फिर बीजेपी अपनी ताकत दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस चुनाव के लिए आरएसएस ने अभी से बीजेपी के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आरएसएस के लोगों की भी यही राय है कि बीजेपी को अपने सहयोगियों से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे ही कुछ मांग विधानसभा चुनाव से पहले भी देखी गई थी, जब आरएसएस ने अजित पवार से गठबंधन तोड़ने की बात कही थी और अब बीजेपी आरएसएस की नसीहत पर अमल करती दिखाई दे रही है। पार्टी ने अपनी आगे की रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में क्यों उतरने वाली है। सवाल ये भी है कि इसका नतीजा क्या निकल कर आएगा। बीजेपी के फैसले ने एनडीए में टूट की चर्चाओं को तेज कर दिया है, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी आया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर कोर्ट ने पहले भी चिंता जताई है, साथ ही सरकार को फटकार भी लगाई थी और अब डल्लेवाल की खराब होती सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा की जानी थी, लेकिन पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन का और समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि कल यानी कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद था, जिस वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा एक मध्यस्थ ने भी आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि अगर यूनियन हस्तक्षेप करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आदेश को मंजूर कर दिया। दरअसल पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल गुरबिंदर सिंह ने अदालत के 20 दिसंबर के आदेश के अनुपालन के लिए 3 दिन का और समय मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया था। सिंह ने कहा था कि अधिकारियों की एक टीम विरोध स्थल पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत कर रही है और डल्लेवाल को खनूरी सीमा के पंजाब की तरफ स्थित पास के एक अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों के साथ हुई चर्चा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और वे केवल अपने पहलू के आदेशों का अनुपालन कराना चाहते हैं। और अब इस अवमानना के मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर को सुनवाई में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था। किसानों का प्रदर्शन सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बन गया है, तो केजरीवाल भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पार्टी एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, जिन पर बीजेपी सवाल भी उठा रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के बीच अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने की मुहिम भी शुरू कर दी है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक और योजना का शुभारंभ कर दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 दिसंबर यानी कि साल 2024 खत्म होने से पहले ही पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के दर्शन कर इस योजना को शुरू किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर गए। यहाँ उन्होंने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान केजरीवाल ने खुद पुजारी का राज्य
रजिस्ट्रेशन किया। पहले हनुमान मंदिर से योजना शुरू करने का प्लान था। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की, लेकिन भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इस योजना के अनुसार दिल्ली में आपकी सरकार पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सैलरी देगी। सोमवार को ही अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान किया था। इस दौरान केजरीवाल ने कहा था कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो हर माह 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। इस राशि को वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, लेकिन इस योजना के जरिए हम पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं। जिस पर बीजेपी के द्वारा सवाल उठाने पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है, आपको किसी ने नहीं पकड़ के रखा है। वे पीएम मोदी से कहें कि 22 राज्यों में ये योजना लागू करें। पुजारी और ग्रंथियों के खिलाफ भाजपा के लोग क्यों आ गए हैं? आप हमसे काम पर प्रतियोगिता करें, काम कर नहीं पाते हैं, विरोध करने पहले आ जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल की इन योजनाओं का जनता पर कितना असर पड़ता है। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। यानी बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में कई चुनौतियां मिलने वाली हैं, तो उसकी परेशानी कांग्रेस ने भी बढ़ा दी है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अर्थव्यवस्था के मामले में केंद्र सरकार को फेल बताया है। तो क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े ताजा आंकड़े जारी किए, जिन्हें लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर लिखा, देश की अर्थव्यवस्था का हाल डांवाडोल है। यह बात आरबीआई के आंकड़ों से साफ हो रही है। हालात इतने बुरे हैं कि लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है और उन्हें घर चलाने के लिए गहने गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ रहा है। स्थिति इसके बाद भी नहीं सुधर रही और वो लिया हुआ कर्ज भी नहीं चुका पा रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक गोल्ड लोन के डिफॉल्टर के मामले में मार्च 2024 से जून 2024 तक 30% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल बैंकों में गोल्ड लोन के डिफॉल्टर के मामले 62% बढ़ गए हैं। आरबीआई का ही एक आंकड़ा बताता है कि देश के लोग लगातार गहने गिरवी रखकर घर चलाने को मजबूर हैं। इस साल के पहले 7 महीने में ही सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने के मामले 50% बढ़ गए हैं। साफ है, नरेंद्र मोदी को आम जनता की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इससे साफ है कि अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरने का काम किया है और कांग्रेस ने यह घेराव आरबीआई के आंकड़ों के बल पर किया है, जिसे झुठला पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। इन आंकड़ों ने मोदी सरकार की योजनाओं पर, उनके दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो टेंशन में बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी दिखाई दे रही है। जिन छात्रों ने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, वही छात्र अब एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। एक और बड़ा आंदोलन खड़ा होता दिख रहा है। तो क्या बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। छात्रों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार छात्र संविधान बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं और उनके आह्वान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शहीद मीनार पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि उनके समर्थन में लगभग 30 लाख छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वही छात्र हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटकर पूर्व पीएम को बांग्लादेश से भागने को मजबूर कर दिया था। ऐसे में अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी टेंशन में दिखाई दे रही है। दरअसल यूनुस सरकार को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि उन्हें सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने पहले से ही शेख हसीना के लिए हुए आंदोलन को जुलाई क्रांति का ऐलान करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन जमीयत का कहना है कि इस तख्ता पलट का पूरा श्रेय उन्हें जाता है और इसलिए इसका ऐलान भी वो खुद ही करेंगे। यूनुस की सरकार जमीयत के दबाव में आ गई और जुलाई क्रांति का ऐलान करने से इनकार कर दिया। वहीं इस बार छात्रों के आंदोलन से मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश का संविधान खतरे में है। कहा यह जा रहा है कि अगले 24 घंटों में बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि बांग्लादेश का नाम भी बदल सकता है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में सुन्नत और शरिया को भी लागू किया जा सकता है। वहीं बांग्लादेश की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होने के लिए राष्ट्रपति और आर्मी चीफ से जबरन इस्तीफा लिया जा सकता है। यानी बांग्लादेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। ऐसे में न सिर्फ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बल्कि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी टेंशन में है। वहीं पूरी दुनिया में भी इसे लेकर चर्चा तेज है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
कोई पूछे कि जाते हुए साल 2024 में देश कहां तक पहुंचा, कितना विकास हुआ देश का, तो हाँ भाई, विकास तो हुआ है। किसका विकास हुआ है? सांप्रदायिकता का, महंगाई का, बेरोजगारी का और नफरत का विकास देश में हुआ है। बाकी तो चीज़ें पिछले 11 साल से जैसी थी वैसी की वैसी ही हैं। अब देखना यह है कि आने वाला मेहमान साल 2025 देश के लिए क्या लेकर आता है। क्या आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर होंगे अभी से, या कि अभी से और ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। फिलहाल तो डीबी लाइव की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी की सलामती और खुशहाली के लिए बहुत बहुत दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।